हेलो यार, स्वागत करता हूं। देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त हम लोग कर रहे हैं, जैसा कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक वीडियो कर चुके हैं, लास्ट वीडियो। अब उसी प्रकार से आज आपका लास्ट वीडियो है MSN 1 का, जो कि आपका एग्जाम में भी फर्स्ट पेपर होगा वो MSN 1 का ही होगा। ठीक है, तो MSN 1 ही लेकर आए हैं। और जितना भी हमें लगता है कि लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में सबके सब महत्वपूर्ण है, सबको जो है हम लोग देख लेंगे यहाँ पे एक झलक, जिससे आपका पूर्ण जो है रिविजन हो जाएगा। बाकी आप जितना पढ़े होंगे उतना ज़्यादा जो है आपके दिमाग में बैठेगा, जितना ज़्यादा नहीं पढ़े होंगे तो कम से कम आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन में क्या जो है लिखेंगे, जिससे जो है हम पास हो जाएंगे, नंबर मिल जाएगा। अगर डिटेल में नहीं जानते हैं तो आज मैं वही बताऊंगा, झलक बताऊंगा हर एक क्वेश्चन के बारे में, जिससे आपके दिमाग को नसें खुल जाएगा और आपके दिमाग में कुछ कुछ चीज़ें तो ज़रूर घुस जाएगा इस वीडियो के बाद। चलिए कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे MSN 1 का। चलिए देखते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि रोग को परिभाषित करें और इसके कारण को लिखें। तो देखिए स्पष्ट सी बातें हैं, जब कोई व्यक्ति अपने नॉर्मल कंडीशन में जो है वह ऐसी अवस्था में आ जाता है जब उसका शरीर या शरीर का कोई भी भाग काम करना जो है बंद कर देता है या असमर्थ हो जाता है, तो उसे रोग कहते हैं। ठीक है, अब रोग होने का अनेकों कारण हो सकता है। ठीक है, जैसे फिजिकली कारण, शारीरिक कारण हो सकता है, मेंटली मानसिक कारण हो सकता है। ठीक है, सामाजिक कारण, सामाजिक प्रभाव पड़ने से व्यक्ति जो है तनाव रोगग्रस्त हो जाता है। ठीक है, वातावरणीय कारक हो सकता है और अन्य कारक हो सकता है। तो ये सब कारण हो गया रोग होने का। अब इस सब कारण को डिटेल में आपको लिखना पड़ेगा। तो कब लिखेंगे? जब आप जानेंगे कि इन सभी कारण में क्या क्या चीज़ें हो सकता है। बाकी उतना हम बताने वाले हैं नहीं। ठीक है, चलिए अब ये चीज़ें आप लोग के बीच में हो गया। एक क्वेश्चन आता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे भी गए हैं। क्या क्वेश्चन है कि इन्फ्लामेशन को बारे में लिखना है, इसके टाइप्स को और होने का कारण को। तो आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि इन्फ्लामेशन पर्दाह। तो आज समझ लीजिए कि पर्दाह होता क्या है। देखिए पर्दाह इन्फ्लामेशन जो होता है, यह जो जीवित ऊतक होता है किसी चोट या संक्रमण के दौरान होने वाले स्थानीय प्रतिक्रिया जो कि सुरक्षात्मक प्रकृति की होती है, शरीर के विभिन्न अंगों में होने वाले पर्दाह स्थिति को अनुलग्न सफिक्स यानी आइटिस जोड़कर लिखा जाता है। देखिए आपके शरीर में किसी भी भाग में जो है शरीर के या तो चोट लग गया या फिर जो है कोई संक्रमण से आपके शरीर में उस जगह पे उस भाग में ऐसा प्रतिक्रिया उत्पन्न होता है जिससे वहाँ पे दर्द होगा, सूजन होगा, तो यही जो है पर्दाह होता है। ठीक है, पर्दाह सिर्फ और सिर्फ संक्रमण से नहीं होता है, चोट लगने से भी होता है। ठीक है, तो यही पर्दाह होता है और पर्दाह को जो है आइटिस जोड़कर लिखा जाता है। जैसे ए ब्रोंकी है। ठीक है, ब्रोंकी होता है, अब ब्रोंकी में हम लोग आइटिस जोड़ देंगे तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ठीक है, अब मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से सर्विक्स है, सर्विक्स मतलब ग्रीवा होता है, अब इस ग्रीवा में हम लोग आइटिस जोड़ देंगे तो सर्वाइटिस हो जाता है, यानी ग्रीवा का पर्दाह। ठीक है ना, तो यही इन्फ्लामेशन होता है, समझ गए। चलिए पर्दाह के 2 प्रकार होता है, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट वाला होता है जो अचानक होने वाला पर्दाह होगा, और क्रॉनिक वाला होगा जो लंबे समय से किसी भी कारण जो है लंबे समय से हुए रोग को जो है हम लोग क्रॉनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्फ्लामेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो संक्रमण हो सकता है, जीवाणु, वायरस, कवक हो सकता है, चोट लगना, एलर्जी, जलना, विकिरण के संपर्क में आना, एक्सरे के संपर्क में आना, ये सभी कारण बनता है क्या चीज़ होने का? पर्दाह होने का। ठीक है, तो समझ गए चीज़ को? ओके। देखिए हो सकता है आपसे पूछ ले कि गैंग्रीन के बारे में बताइए, गैंग्रीन का कारण और प्रकार लिखिए। ठीक है, तो देखिए गैंग्रीन क्या होता है। तो गैंग्रीन एक प्रकार से जो है घाव की तरह होता है। घाव में क्या होता है कि जहाँ भी घाव होगा तो वहाँ का ऊतक जो है सड़ने लगता है, सड़ने से वहाँ का ऊतक जो है मृत हो जाएगा, और मृत होने से देखते होइएगा वहाँ का मांस जो है दिखने लगता है। ऊतक मृत हो जाने के बाद वहाँ घाव हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन वहाँ नहीं होता है सप्लाई, जिसके कारण वहाँ जो है ये चीज़ें होता है। अब ये चीज़ें कब होता है? या तो चोट लग जाएगा या तो कोई संक्रमण हो जाएगा तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लड नया नहीं पहुँचेगा, और जिससे ऊतक सड़ने लगता है, और इसी ऊतक को नष्ट होना यानी सड़ना को नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, जिसमें मृत ऊतक जो है और कोशिका सड़ने की प्रक्रिया को नेक्रोसिस कहते हैं, और यही जो है गैंग्रीन होता है। गैंग्रीन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे रक्त प्रवाह के रुकने के कारण। ठीक है, गैंग्रीन हो सकता है, या बाहर से कोई प्रेस पड़ने पर दबाव होने से भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन होने से भी, या फिर कोई केमिकल के प्रभाव से भी, या फिर कोई भौतिक कारण जैसे एक्सरे, ट्रॉमा जो है ये सब जो है कारण बन सकता है आपका क्या चीज़? गैंग्रीन होने का। ठीक है, गैंग्रीन के प्रकार में देख लीजिए, शुष्क गैंग्रीन होता है, नम गैंग्रीन होता है और गैस गैंग्रीन होता है। तो ये 3 गैंग्रीन के प्रकार आप लोग देख लीजिए, कारण भी देख लिए। ठीक है, चलिए
गैंग्रीन का प्रबंध कैसे करेंगे, तो आप लोग समझ लीजिए कि किसी का घाव है तो उसके घाव को कैसे आप प्रबंध करेंगे। घाव किन किन स्टेज में जाता है, पहले हल्का होता है, फिर थोड़ा सा डीपली होता है, और फिर जो है चमड़ा वहाँ का बिल्कुल सड़ जाता है, मांस सड़ जाता है, अंदर तक हो जाता है। तो यही जो है होता है, बाकी आप लोग लिखेंगे इसके बारे में। एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन के बारे में। किसके बारे में? डिहाइड्रेशन के बारे में 5 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है। डिहाइड्रेशन जो होता है वह जो है शरीर से जल का अत्यधिक मात्रा में निष्कासन होना ही निर्जलीकरण कहते हैं, जिसमें शरीर में तरल पदार्थों का मात्रा घट जाता है। निर्जलीकरण के मतलब क्या है कि शरीर में जल का अभाव यानी कम जाना। अब कमता कब है, तो बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण जो है शरीर से जल का निष्कासन हो जाता है, जिसके बाद जो है शरीर में तरल का आयतन जो है घट जाता है, और जिससे जो है व्यक्ति के अंदर निर्जलीकरण हो जाता है। ओके, निर्जलीकरण का 3 प्रकार होता है, ठीक है, देख लीजिए। एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में जो है जल की हानि और इलेक्ट्रॉन की हानि कम होती है, ठीक है। मतलब इस स्थिति में शरीर से जल की हानि इलेक्ट्रोलाइट की हानि से कम होती है। मतलब हाइपरटोनिक में जो होता है निर्जलीकरण, इसमें जो है जल का जो हानि होता है वह इलेक्ट्रोलाइट की हानि से कम होता है। मतलब जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के से जो है चीज़ें मौजूद होता है, उसका हानि अधिक होता है, जबकि जल की हानि कम होती है, ठीक है। आइसोटोनिक क्या होता है, तो आइसोटोनिक जो होता है डिहाइड्रेशन, इसमें हाइपोवोलेमिया भी कहते हैं। इसमें शरीर में जल तथा इलेक्ट्रोलाइट की हानि समान अनुपात में होता है, ठीक है। आइसोटोनिक मतलब समान भी होता है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है कि इसमें शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की हानि जल की हानि के अनुपात में न होकर इससे ज़्यादा होता है। तो जिसे हाइपोटोनिक निर्जलीकरण होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट का हानि ज़्यादा होता है, जबकि जल का हानि कम होता है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, तो हाइपरटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट की हानि कम होता है, लेकिन जल का हानि जो है ज़्यादा होता है। लेकिन बात किया जाए हाइपोटोनिक में, तो इलेक्ट्रोलाइट के जो हानि होता है वो जल के हानि के अनुपात में न होकर ज़्यादा होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा नुकसान होता है, जबकि आइसोटोनिक में दोनों समान होता है। इसी को हाइपोवोलेमिया भी कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इसके होने का क्या क्या कारण है देख लीजिए। आपके सामने में शरीर से तरल जाने का बहुत सारे कारण होता है जो कि आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। बहुत सारे कारण हो सकता है। लक्षण क्या हो सकता है, अगर किसी के शरीर से जल कम जाए तो क्या क्या लक्षण हो सकता है, फिर आप एज ए नर्स कैसे उसके डिहाइड्रेशन को दूर करेंगे, तो जो है इसको आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और बहुत शानदार पूछता है 5 नंबर में, यहाँ पे आगे आप हमारे सामने देख लीजिए। पूछता है प्रश्न बहुत बार कि इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन क्या है। साथियों, हमारे जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें सीरम है, समझ गए ना। उस सीरम में बहुत सारे जो है आपके खनिज पदार्थ जो है मिला हुआ है, तो उसी का जो है कमना जो है, उसी का जो है कितने अनुपात में कौन होना चाहिए, वही जो है इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक। शरीर में विभिन्न फिजियोलॉजिकल फंक्शन के सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने हेतु शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट का समान मात्रा में होना आवश्यक होता है, ठीक है। अतः शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन के उतार चढ़ाव या कमी अधिकता हो जाने पर व्यक्ति में कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह स्थिति इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहलाती है। मानव शरीर में निम्न इलेक्ट्रोलाइट्स महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी निर्धारित मात्रा कम या अधिक होने से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन उत्पन्न होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को फिजियोलॉजिकल मतलब काम करने के लिए जो है व्यक्ति का सुचारू रूप से उससे सीरम में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एक आवश्यक मात्रा में होना जरूरी होता है। जब इसके कमने से या बढ़ने से, इसके कंसंट्रेशन में, सांद्रता में बढ़ने या घटने से जो है व्यक्ति के कई लक्षण जो है समान से असमान हो जाता है, जिससे बहुत सारे जो है समस्या आने लगता है, और इसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं, समझ गए। चलिए, अब इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा। देख लीजिए, सबसे पहले बहुत शानदार है, कुछ चीज़ें याद कीजिए। सबसे पहले नाम याद कीजिए कि ब्लड सीरम में सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम और फॉस्फेट होता है, ठीक है। इतना याद कीजिए। अब याद कीजिए कि सबसे ज़्यादा जो होता है वह सोडियम ही होता है। कितना होता है, तो 135 से लेकर 145, और सब का यूनिट सेम होगा, ठीक है ना, एम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, ठीक है। तो ये सोडियम 135 से 45। क्लोराइड नमक की भी मात्रा शरीर में होता ही है, तो ये 96 से 106, ठीक है ना। सब के बीच का, इस दोनों के बीच का अंतर 10 ही है, ठीक है ना। पोटेशियम कितना होता है, तो बॉडी में पोटेशियम 3.6 से लेकर जो है 5.2 तक जो है ये आपके होते हैं, ठीक है। कैल्शियम कितने, 8.6 से 10 होते हैं, चूँकि कैल्शियम शरीर को चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इतना होता है 16 से 26, ठीक है, मतलब इसमें पॉइंट दे दीजिएगा, ओके। और आपके फॉस्फेट जो होता है 25 से 45 पॉइंट दे दीजिएगा, मैं आसानी के याद के लिए बता दिया हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे ज़्यादा सोडियम होगा, फिर क्लोराइड होगा, फिर बॉडी में जो है कैल्शियम का
मात्रा होना चाहिए जो कि 8.6 से 10 के बीच है। पोटेशियम होना चाहिए जो कि 3.6 से 5.2 है। उसके बाद जो है फॉस्फेट आयन होता है जो इतना से इतना होता है, 2.5 से 4.5। और उसी प्रकार से जो है मैग्नीशियम जो है 16 से 26 होता है। ओके, चलिए ये हो गया। अब जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में अगर जो है इन सब का कमना और बढ़ना क्या कहलाता है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। बढ़ना को हाइपर कहते हैं और घटना को हाइपो कहते हैं, ठीक है। जिसके आगे हाइपो लग जाएगा समझ जाइएगा कि वो चीज़ें कम रहा है, जिसके आगे हाइपर लग जाएगा समझ जाइएगा वो चीज़ें बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप उसी प्रकार से समझ लीजिए। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियमिया है तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम है। उसके बाद पोटेशियम के से सूचित होता है तो कैलेमिया है तो कहीं ना कहीं पोटेशियम होगा। Na से शुरू नेट्रेमिया है तो Na सोडियम का सूचक है, ठीक है। उसके बाद फॉस्फेटेमिया है तो फॉस्फेट होगा। कैल्शियमिया है C कैल्शियम का तो कैल्शियमिया है। और इसी प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा, समझ गए। चलिए बता दिया मैं, अब ये हो गया। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे ओटी में क्या क्या चीज़ें जो है ज़रूरी होता है देख लीजिए एक बार। ओटी में ऑपरेशन टेबल होता है, उपकरण टेबल, एनेस्थेसिया ट्रॉली, ऑपरेशन थिएटर ट्रॉली, ठीक है। आईवी स्टैंड होता है, आईवी इन्फ्यूजन मशीन होता है, O2 सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन एपरेटस होता है, चूसन सक्शन मशीन होता है, बीपीओ, O2, TPR ये सब जो है मॉनिटर होता है, CPR इंस्ट्रक्टर होता है, स्टेपल मशीन, इमरजेंसी ड्रग, पोर्टेबल एक्सरे, वेंटिलेटर्स होते हैं, लेरिंजोस्कोप होते हैं। तो एक ओटी रूम में हर एक चीज़ें होता है जो पेशेंट को अचानक से ज़रूरत पड़ने पर दिया जा सके, उससे ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाया जा सके, इसलिए जो है ओटी में हर एक चीज़ें रखा रहता है, ठीक है। उस सबको जो है आपको लिख देना है। जैसे इलेक्ट्रिक डायथर्मी होता है, कार्डियक मोनीटर होता है, ऑक्सीजन मास्क, सिरिंज होता है, रबर कैथेटर, एंटीसेप्टिक घोल, बॉयल्स मशीन, तमाम चीज़ें होता है, आपको इसको लिख देना है, ठीक है। चलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सेल कक्ष में ओटी में किन किन चीज़ आपसे अगर पूछ दे कि ओटी में किन किन चीज़ों के तकनीकों में उपयोग लाते हैं, तो साथियों जो अस्पताल में सेल क्रिया कक्ष में जो भी कार्य होते हैं एसेप्टिक टेक्निक में किए जाते हैं, समझ गए ना। एसेप्टिक टेक्निक में किए जाते हैं और आप लोग को पता है एसेप्टिक टेक्निक में दो चीज़ें, एक मेडिकल और एक सर्जिकल एसेप्सिस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें में जो उपयोग आता है, नर्स बिल्कुल जो है एकदम ऐसा माहौल लगती है जहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा भी इन्फेक्शन का वातावरण नहीं होता है, ठीक है। तो उस तकनीक में जो चीज़ें उपयोग लाई जाती है सेल कक्ष में जो है देख लीजिए, वो है हाथ धोना, गाउन पहनना, दस्ताने पहनना, मास्क पहनना। ये जो है हाथ धोना, गाउन पहनना, दस्ताने पहनना, मास्क पहनना, ये चार जो है आपके तकनीक के द्वारा ओटी को जो है रख रखाव किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि सेल क्रिया कक्ष में मतलब ओटी रूम में, ऑपरेशन थिएटर रूम में पेशेंट को जो है ऑपरेशन चल रहा है तो उस समय नर्स क्या क्या चीज़ों को देखभाल करेगी, तो इसको आपको लिखना है। मैं नहीं बताऊँगा, मैं बहुत बार ये सब बता चुका हूँ, बताऊँगा अभी तो किया जाता है। मतलब शून्यता जो है उत्पन्न करना, व्यक्ति को वहाँ से जो है क्या करना, लॉस ऑफ सेंसेस वाला स्थिति उत्पन्न हो जाता है और वही एनेस्थेसिया होता है जिससे व्यक्ति के अंदर चाहे पूरे बॉडी में हो या फिर अस्थायी तौर पे कहीं एक जगह पे हो, वहाँ पे शून्यता उत्पन्न किया जाता है इसी एनेस्थेसिया के द्वारा, ठीक है। एनेस्थेसिया के जो प्रकार होते हैं देख लीजिए, एक होता है लोकल एनेस्थेसिया, जनरल एनेस्थेसिया, स्पाइनल एनेस्थेसिया, ठीक है। लोकल एनेस्थेसिया जो होता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें दिया जाता है देख लीजिए। लोकल एनेस्थेसिया जो है शरीर के प्रभावित क्षेत्रों में दिया जाता है। मतलब हमें हाथ, लेफ्ट हैंड में हमें जो है हथेली में प्रॉब्लम है तो हथेली में ही जो है हमें एनेस्थेसिया दिया जाएगा और उससे और सारे अंगों में जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ हथेली जो है सुन्न होगा, तो इसे जो है लोकल एनेस्थेसिया कहते हैं। जैसे जाइलोकोन, लिगोकेन, प्रोकेन और एमिथोकोन सब हाइड्रोक्लोराइड जो है लोकल है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से जो है आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। दूसरा है जनरल एनेस्थेसिया। जनरल एनेस्थेसिया जो है दो प्रकार से दिया जाता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को इंट्रावेन माध्यम से या फिर इनहेल करके, और जनरल एनेस्थेसिया अगर पूरे शरीर को बेहोशी करना रहता है तो जाके दिया जाता है, ठीक है। चलिए तीसरा है स्पाइनल में एनेस्थेसिया है। स्पाइनल एनेस्थेसिया का मतलब होता है कि मेरुदंड एनेस्थेसिया, इसी को हम लोग रीजनल एनेस्थेसिया भी कहते हैं, जिसमें दो होता है, एक होता है एपिड्यूरल एनेस्थेसिया और एक होता है आपका स्पाइनल एनेस्थेसिया। रीजनल एनेस्थेसिया में क्या होता है, एपिड्यूरल और स्पाइनल, ठीक है। स्पाइनल कोड के एपिड्यूरल भाग में जो एनेस्थेसिया प्रविष्ट कराया जाता है उसे एपिड्यूरल कहते हैं, और स्पाइनल एनेस्थेसिया स्पाइनल कोड के सब आर्केनोइड स्पेस में एनेस्थेसिया प्रविष्ट कराया जाता है, ठीक है।
ये जटिलता है, देख लीजिए यहाँ पे जटिलता है, एनेस्थेसिया के ये सब जटिलता हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे शैल पूर्व नर्सिंग देखभाल और शैल के, देखिए मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है प्री पूछ सकता है आपसे, पोस्ट पूछ सकता है, या पेरी दौरान पूछ सकता है। तो देख लीजिए जो नर्स की भूमिका जो होती है पहले सर्जरी से पहले, वो पहला है लिखित सहमति प्राप्त करना। अब लिखित सहमति प्राप्त करने में आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद रोगी को चिंता को कम करना, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है रोगी के फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखना, रोगी को पर्याप्त पोषण प्रदान करना, रोगी के कीमती सामान हटाना, ठीक है। उसके बाद रोगी के सर्जरी साइट को तैयार करना, ठीक है। उसके बाद है सर्जरी से पूर्व तैयारी करती है, ठीक है, सर्जरी से पूर्व तैयारी करती है और रोगी को सर्जरी की प्री मेडिसिन देती है, ठीक है। उसके बाद जो है पेशेंट फाइल तैयार करती है लास्ट में। तो ये कुल 9 पॉइंट जो है सर्जरी से पहले, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसी प्रकार से कोई भी सर्जरी होने वाला रहेगा तो नर्स जो है पहले इन सभी 9 पॉइंटों को तहत जो है उस पेशेंट का देखभाल करती है सर्जरी से पूर्व। ठीक है, चलिए ये हो गया 10वां है, और 10वां ओटी में भेजती है। अब जो है सर्जरी के दौरान का देखभाल है। अब सर्जरी से पहले हो गया, दौरान में क्या क्या होगा। तो दौरान में जो है जब चल रहा होगा तो रोगी के पर्याप्त पहचान सुनिश्चित करेंगे, रोगी को सही स्थिति प्रदान करेंगे, रोगी को फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट सही बनाए रखेंगे, रोगी को नियमित अवलोकन करेंगे, एनेस्थेसिया के दौरान जो है देखभाल करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है शैल कक्ष का वातावरण अनुकूल बनाए रखना। शैल क्रिया के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, रोगी को रिकवरी रूम में स्थानांतरण करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब दौरान होता है जिस दौरान सर्जरी चलता है। अब सर्जरी के पश्चात नर्स क्या क्या करेगी, सेम कंडीशन है, देख लीजिए। पहला पॉइंट है कि पोस्ट एनेस्थेसिया केयर यूनिट में प्रदान की जाने वाली देखभाल। ठीक है, तो ये सब जो है यहाँ पे है, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में देखभाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं, समझ गए चीज़ के। सर्जरी क्या है, सर्जरी के प्रकार बताना है। सर्जरी क्या होता है पता है कि किसी भी शरीर के भाग में जब औषधि के द्वारा या कुछ और टेक्निक के द्वारा जब राहत नहीं मिलता है व्यक्ति को, तो जो है उससे क्या किया जाता है, सर्जरी के लिए जो है व्यक्ति को आवश्यकता पड़ता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार से सर्जरी करके चीरा लगा के सर्जरी किया जाता है उस भाग का। ठीक है, सर्जरी के प्रकार में मेजर सर्जरी, माइनर सर्जरी होता है, आपातकालीन सर्जरी, प्लानेट मतलब नियोजित पहले से सर्जरी होता है, उपचारात्मक सर्जरी होता है, नैदानिक सर्जरी, रीस्टोरेटिव सर्जरी, करेक्टिव सर्जरी, एबलेटिव सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी और पेलिएटिव सर्जरी होता है। ठीक है, ये सब सर्जरी का प्रकार था, समझ गए चीज़ को। चलिए ये हो गया। बाकी लेप्रोटॉमी सर्जरी के बारे में आपसे पूछेगा क्या होता है, तो लेप्रोटॉमी जो सर्जरी होता है, यह एब्डोमिनल इंजरी हो या पेट से संबंधित कोई रोग हो तो लेप्रोटॉमी सर्जरी किया जाता है। जनरल और या लोकल एनेस्थेसिया के प्रभाव में रोगी के पेट में चीरा को ही जो है लेप्रोटॉमी सर्जरी कहते हैं। ठीक है, लेप्रोस्कोपी द्वारा एब्डोमिनल कैविटी व उसमें पाए जाने वाले अंगों का निरीक्षण रोगी स्थान की जाती है। अब बाकी जो है आप लोग लेप्रोटॉमी में देखभाल अभी ऊपर देखे नर्स का कर लीजिएगा, समझ गए। चलिए देखभाल अब मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ब्रोंकाई का दीर्घकालीन इन्फ्लामेशन जो है ब्रोंकाइटिस कहलाता है। लंबे समय से दिन के अधिकांश समय खांसी उठना तथा श्वास नली में पर्दा होना क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होने की संभावना को प्रदर्शित करता है। देखिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो होता है, क्रॉनिक का मतलब ही होता है कि लंबे समय, और ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन होना लंबे समय से, और जब ऐसे होता है तो लंबे समय से दिन में खांसी और उठते रहता है पेशेंट को। ठीक है, कारण बहुत सारे हो सकता है, चूंकि यह श्वसन का प्रॉब्लम है तो श्वसन के प्रॉब्लम क्या क्या चीज़ से हो सकता है लिख दीजिएगा कारण में। लक्षण होगा कफ आएगा, थूक आएगा, बलगम आएगा, सूजन होगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए इस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए बाकी निदान क्या क्या हो सकता है, चूंकि ब्रोंकाइटिस है, छाती के आसपास की चीज़ें हैं, तो उसमें आप लोग जान लीजिए क्या क्या होता है। बाकी संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक चलेंगे, ब्रोंकोडिलेटर चलते हैं। ब्रोंकोडिलेटर मतलब क्या करता है, ब्रोंकिया को फैलाने वाला थियोफाइलिन और इप्राटोपियन ब्रोमाइड। ठीक है, और नेबुलाइजर भी दिया जाता है। एडिमा है तो डायोडेटिक दिए जाते हैं। फिजियोथेरेपी भी कराया जा सकता है। ओके, चलिए एम्फाइसमा का मतलब क्या होता है कि एल्वोली में लंग के एल्वोली का जो है असमान विस्तारण, जो विस्तारण कब होता है, वायु के अधिक भर जाने से, इसे एम्फाइसमा कहते हैं। अनेक कारण हो सकता है, इसको आप लोग लिखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अस्थमा। अस्थमा के बारे में देखिए, अस्थमा क्या होता है। अस्थमा श्वसन नली का एक रोग है जिसमें श्वास नली की जो पेशियाँ होती है ना, वह जो है क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, स्पाम हो जाती है। मतलब जो जगह होना चाहिए जगह नहीं होकर वह सिकुड़ जाती है। अब सिकुड़ जाती है तो वहाँ पे जो श्वसन होगा, श्वसन में प्रॉब्लम होगा ही, चूँकि हवा जो सांस लेगा अंदर कम जाएगा सिकुड़ने से, तो उसके कारण अधिक बलगम निर्माण हो जाता है व्यक्ति का, और इसके कारण श्वसन मार्ग जो है संकरा व अवरुद्ध हो जाता है और सांस रोगी को जो है लेने में परेशानी होती है। इसे ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं। समझ गए अस्थमा के बारे में कि अस्थमा क्या होता है।
बाकी कारण बहुत सारा हो सकता है। कारण इसका अस्थमा का होने बहुत वायु प्रदूषण, तनाव, धूम्रपान, एल्कोहल लेना, कुछ दवाइयाँ लेना, वायरल संक्रमण, ठीक है, कुछ व्यवसाय जैसे धुई रुन्ना, पत्थर में काम, खदानों में काम, इस सब से धूल मिट्टी कण जो है प्रवेश करेगा और व्यक्ति को ब्रोंकिया मतलब जो आपका जो श्वास नली है उसको जो है ब्लॉक करेगा, जिससे अस्थमा होता है। अस्थमा वाले के लक्षण आप लोग जानते ही हैं कि सांस फूलना, दम फूलना, धड़कन, ये सब। बात है कि इसका चेस्ट एक्सरसाइज करे, पीएफटी, पल्मोनरी, एबीजी, आर्टियल ब्लड गैसेज, ब्रोंकोस्कोपी, ये सब होता है। जटिलता में वही है कि खून में कमी, अम्लता, संतावन कम होना, ठीक है, संवातन कम होना, राइट साइड हेल्थ, हार्ट फेलुअर, वक्ष में हवा भरना और डेथ लास्ट में, ठीक है। और वही चीज़ें हैं यहाँ पे देख लीजिए। इलाज में, उपचार में एंटीबायोटिक दिया जाता है बचाने के लिए, एमिकासिन, जेंटामाइसिन। नेबुलाइजर में अस्थालिन भर के श्वसन कराया जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है जो हाइड्रोकॉर्टिकोसिन और प्रेडनिसोलोन, ठीक है। उसके बाद है ब्रोंकोडिलेटर, एमिनोफाइलिन, थियोफाइलिन दिया जाता है और एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ इप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड दिया जाता है और साथ में ऑक्सीजन थेरेपी भी दिया जाता है। समझ गए? तो ये उपचार है। बाकी नर्सिंग प्रबंध आप लोग लिखेंगे कि कोई भी व्यक्ति को नर्सिंग प्रबंध क्या ऐसे करना चाहिए, ठीक है। एक और प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है आपका निमोनिया के बारे में। तो निमोनिया देखिए, फेफड़ों की बाहरी परत पेरेन्काइमा में संक्रमण एवं प्रदाह, इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होना निमोनिया कहलाता है। समझ गए चीज़ को? निमोनिया होने का जो मेन कारण है आप लोग देख लीजिए। बाकी यहाँ पे देख लीजिए, निमोनिया होने का जो कारण है वो बैक्टीरिया, वायरस और कवक, तीनों याद रखिएगा। बैक्टीरिया डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। वायरस की बात आएगी, साइटोमेगला वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरामाइक्सको वायरस, ठीक है। कैंडिडा की प्रजातियाँ, ये सब जो है आपको करता है। बाकी आप लोग जानते हैं कि और किस कारण से जो है व्यक्ति के फेफड़ा में जो है संक्रमण हो सकता है, जैसे बहुत शराब पीना, धूम्रपान, वायु प्रदूषण, कुपोषण, गंभीर संक्रमण, एड्स, ऊपरी URTI, बहुत सारे कारण जो है हो सकता है, जो कि आपका यहाँ पे दिया है। निर्जलीकरण भी हो सकता है। बाकी जानते हैं फेफड़ा में प्रॉब्लम होगा, खांसी, बुखार, सांस लेने में प्रॉब्लम, बलगम का निर्माण, मांसपेशी में दर्द, थकान, घुटन, ये सब जो है हो सकता है। बाकी अगर चेस्ट के साइड में कोई भी हिस्सा में प्रॉब्लम रहता है तो उसके लिए फेफड़ा में चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो है जाँचें किया जाता है, एक्सरे, CT स्कैन, सब चीज़ें किया जाता है। साथ में ब्लड, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन सब लिया ही जाता है। जटिलता में कि फेफड़ों में पानी भर जाएगा, मवाद भरेगा, घाव हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, श्वसन तंत्र फेल हो जाएगा, एंडोकार्डियम में पर्दा हो जाएगा और लास्ट में मृत्यु हो सकता है। उपचार इसका मेन है, देख लीजिए। उपचार में एंटीबायोटिक थेरेपी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के आधार पर दिया जाता है कि क्या हुआ है, वायरस के कारण है, बैक्टीरिया के कारण है या फंगल के कारण है या कोई और कारण है। तो पेनिसिलिन ड्रग चॉइस है। बाकी मैक्रोलाइड 7 से 10 दिन तक दिया जाता है। अन्य दवाइयाँ में एरिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, ये सभी काम आता है। एंटीबायर में एसाइक्लोवीर, रिमांटाइडिन, ठीक है, एमेंटेडिन और जेंसिक्लोवीर, ये सब जो है एसाइक्लोवीर कम से कम याद रखिएगा। चेस्ट फिजियोथेरेपी कराया जाता है। रोगी को ब्रोंकोडिलेटर्स भी दिए जा सकते हैं। उसके बाद है ओथेरेपी, चूँकि उसको बुखार रहता है तो एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक, ये सब एंटीनेमिक दिया जाएगा। ओके, चलिए नर्सिंग प्रबंध खुद से लिखिएगा। एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है क्षय रोग के बारे में, चाहे आपसे पल्मोनरी टीबी पूछे या फिर सीधा टीबी पूछे, बात वही है, ठीक है। चलिए, टीबी फेफड़ा में होगा और फेफड़ा से धीरे धीरे अन्य जो फेफड़ा में होता है वही पल्मोनरी टीबी होता है, ठीक है। क्षय रोग अथवा टीबी क्या होता है? क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के जीवाणु द्वारा फैलता है और यह मुख्यतः व्यक्ति के फेफड़ा को प्रभावित करता है। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, गरीबी, कुपोषण, साक्षरता की कमी, पर्यावरण, अत्यधिक भीड़भाड़, परिवार में किसी को टीबी होना, धूम्रपान, शराब पीना, स्मोकिंग करना, ठीक है। संचार के तरीके ड्रॉपलेट तरीके से ज़्यादा होता है और ड्रॉपलेट क्या होता है आप लोग को पता है। टीबी वाले का लक्षण क्या होता है पता है, ब्लड कमी, बलगम का निर्माण, लंबे समय से खांसी, बुखार, चक्कर आना, सीने में दर्द, कमजोरी, सांस तेज चलना, विभिन्न तरीके के जो है होता है लक्षण। निदान क्या है? मंटॉक्स टेस्ट किया जाता है टीबी का, टीबी PCR, FNAC किया जाता है, स्पुटम का टेस्ट किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, ESR किया जाता है, ठीक है। जटिलता वही है कि टीबी अन्य अंगों तक फैल सकता है, श्वसन तंत्र में असफल हो सकता है, खून में कमी और मृत्यु हो सकता है। ओके, चलिए जिसका टीबी होता है तो देखते होइएगा कि उसका जो एक्सरे होता है तो एक्सरे वाइट होने लगता है, फेफड़ा के साइड में जो होगा वो वाइट होने लगता है, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट इसमें आपसे उपचार पूछ सकता है, एक पूछेगा कि टीबी वाले मरीजों का जो है दवाइयों का, टीबी में देने वाले दवाइयों के नाम और डोज बताएं। तो देख लीजिए इधर है आइसोनियाजाइड, रिफाम्सिन, पायराजीनामाइड, इथाम्बुटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और डॉट्स थेरेपी, याद रखिएगा। बाकी इधर आप लोग देखिए इधर डोज भी दिया गया है, तो इसको कंप्लीट याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली 10 नंबर में एक बार ये पूछ लिया था कि टीबी में दिया जाने वाला दवाई और उसके डोज का बताइए, ठीक है। बाकी बीसीजी का टीका भी दिया जाता है उपचार में, ठीक है। डॉट्स थेरेपी भी दिया जाता है, और बाकी नर्सिंग प्रबंध आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा बेटर रहेगा कि ये जो उपचार है ना, उपचार में मात्र यहाँ तक लिखिएगा, ठीक है, यहाँ 6 तक। उसके बाद जो है रोकथाम टीबी का लिखिएगा, ठीक है। रोकथाम में लिखिएगा बीसीजी का टीका, साफ सफाई, तमाम चीज़ें। COPD भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और COPD जो होता है ना, यह एक श्वसन का समूह होता है, श्वसनी रोग का समूह होता है, जिसमें जो है क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ COPD क्या होता है। देखिए COPD जो होता है ना, ये आपके जो है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, समझ गए ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD। यह एक श्वसन से संबंधित बीमारियों का समूह होता है जो प्रोग्रेसिव डिजीज होता है, जिसमें मुख्य 4 बीमारी शामिल है। पहला अस्थमा जो कि पढ़ चुके हैं, एम्फाइसमा पढ़ चुके हैं कि फेफड़ा के एल्वोली में वायु भर जाना, फेफड़ा विस्तारी एल्वोली का विस्तारण हो जाना, एम्फाइसमा होता है। ब्रोंकाइटिस ये भी बता चुके हैं ऊपर, और ब्रोंकिएक्टिसिस जो होता है यह भी जो है आपके 4 रोग जो है होता है, यही जो है COPD समूह से है, ठीक है। और ये चारों में श्वसन से संबंधित ही परेशानी होती है, समझ गए। कारण वही सब है जो ऊपर आप लोग अस्थमा से लेके ब्रोंकाइटिस सब में कारण देखे हैं, वही कारण यहाँ भी होगा, लक्षण भी वही होगा, इतिहास भी वही, जटिलता भी वही, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आपका आता है ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार 10 नंबर में पूछता है ट्रेकियोस्टोमी के बारे में। देखिए ट्रेकियोस्टोमी जो होता है यह एक सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें रोगी के ट्रेकिया यानी श्वास नली में एक सर्जिकल चीरा लगाया जाता है। चीरा लगाकर उसमें एक कृत्रिम मार्ग, आर्टिफिशियल वे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? यह प्रक्रिया ट्रेकियोस्टोमी कहलाती है, ठीक है। इसकी ओपनिंग ट्रेकिया के तीसरी और चौथी रिंग के बीच बनाई जाती है। इस ओपनिंग में एक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है, जो कि आपके सामने में देख सकते हैं। ये जो है आपका एक श्वास नली है, यहाँ इस श्वास नली में यहाँ पे एक चीरा लगाया गया है, और इस चीरा में एक आर्टिफिशियल ट्यूब डाला गया है। ट्यूब क्यों डाला गया है? किसी कारण से अगर व्यक्ति का जो है ट्रेकिया जो कि श्वास नली है उसमें अवरुद्ध हो जाता है, तो श्वास नहीं ले पाता है व्यक्ति, तो उस कारण से जो है यहाँ पे निकाल दिया जाता है एक रास्ता, ठीक है। चलिए तीसरा और चौथा रिंग के बीच में, ठीक है। जैसे कारण क्या हो सकता है? मुख में सर्जरी होना, श्वास नली में गांठ बन जाना, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें हो सकता है। उद्देश्य क्या होता है? ब्रीदिंग पैटर्न बनाने के लिए, ट्रेकिया में जमे सिक्रेशन को हटाने के लिए, ठीक है, लकवाग्रस्त व्यक्तियों में एस्पायरेशन को रोकने हेतु, मतलब श्वसन की अनुपस्थिति को रोकने हेतु, और व्यक्ति को जो है अच्छे से आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए। इसमें आवश्यक, चूंकि यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, तो इसमें किन किन चीज़ों को आवश्यक होता है देख लीजिए। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, लेरेंजोस्कोप, एम्बू बैग, O2 सप्लाई, दस्ताने, कॉटन गॉज पीस, नॉर्मल सलाइन, कनेक्टिव ट्यूब, सक्शन कैनुला, SpO2, एयरबे, सिरिंज, सर्जिकल ब्लेड, ठीक है। आवश्यक दवाइयाँ जैसे मिडाजोलम, एड्रेनालाइन, एट्रोपिन और एमसेट ETC, ओके। प्रक्रिया क्या होता है? आपके सामने में है। व्यक्ति को जो है तैयार किया जाता है, सेमी फाउलर या हाई फाउलर पोजीशन दिया जाता है। फिर जो है ट्रेकिया के तीसरी और चौथी पर एक क्या किया जाता है? चीरा लगाकर ट्यूबोस्टोमी ट्यूब लगाई जाती है। व्यक्ति को जो है बार बार जो है ट्रेकिया को साफ किया जाता है, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इससे जो है हम लोग ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें नर्सिंग देखभाल मैं बता चुका हूँ कि कोई भी सर्जिकल पेशेंट हो उसको कैसे नर्सिंग देखभाल लिखना है, मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है। बाकी एम्फाइमा क्या होता है एक जान लीजिए। एम्फाइमा का मतलब होता है प्लूरल कैविटी में मवाद एवं अपटित घटकों का जमाव होना एम्फाइमा कहलाता है, समझ गए। बाकी आप लोग जो है देख लीजिए, फेफड़ा में अगर तरल भर जाएगा तो क्या क्या होगा, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है, इस चीज़ को समझना है हम लोग को। बाकी हम लोग को यहाँ पे जो है प्लूरल इफ्यूजन देखना है कि फेफड़ों के दोनों परतों के मध्य, ठीक है ना, उपस्थित गुहा में संक्रमित तरल पदार्थों का एकत्रित होना जो है प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है, ठीक है। देखिए फेफड़ा के जो परत होता है ना, जो लेयर है, उस लेयर के दोनों जो गुहा है, उस गुहा में तरल जो है संक्रमित फ्लूइड जो है जमा हो जाता है, तो उसी को जो है हम लोग प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, समझ गए। चलिए कारण पेट में पानी, हार्ट फेलियर, यकृत बीमारी, निमोनिया, टीबी, ब्लड कैंसर, सीने में चोट, एम्फाइसमा, ये सब कारण है। लक्षण क्या होगा? किसी को फेफड़ा में पानी है, क्या क्या होगा? सीना में जो है तकलीफ होगा, सांस लेने में दर्द होगा, खून कमी, भूख न लगेगा, वजन घटेगा, थकान होगा, विभिन्न प्रकार की समस्या आएगा, ठीक है। चलिए
तो आप लोग जो है इस चीज़ को देख लिए। चलिए अब मैं यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। चलिए, उल्टियाँ होना बाकी निदान में है, चाहिए सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरे, प्लूरल फ्लूइड टैपिंग, LDAL होता है, प्रोटीन लेवल टेस्ट होता है, जटिलता टीबी हो सकता है, फेफड़े में संक्रमण, पीलिया, जॉन्डिस, मृत्यु सब हो सकता है। प्लूरल इफ्यूजन टैपिंग द्वारा एक्सेस फ्लूइड को हटाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो पिग टेल भी लगाई जा सकती है। टीबी के उपचार हेतु डॉट्स उपचार किया जाता है। ओके। हेमियोथोरेक्स की स्थिति में फाइब्रोथोरेक्स के निर्माण से बचने हेतु फ्लूइड ड्रेनेज किया जाता है। वह सब उपचार है। ओके। गैस्ट्राइटिस क्या होता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि पेट में यानी अमाशय का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, श्लेष्मा कला है, उसमें इन्फ्लामेशन होना गैस्ट्राइटिस कहलाता है। यह दो होता है, एक्यूट और क्रॉनिक। कारण क्या हो सकता है पेट में दर्द होने का, आप लोग समझ लीजिए। कोई दवाइयाँ लेंगे उसके कारण, रेडिएशन थेरेपी, चाय कॉफ़ी, दूषित भोजन, बहुत सारे कारण हो सकता है, ठीक है। और जब पेट में प्रॉब्लम होगा तो जानते हैं क्या क्या चीज़ें होगा। उपचार में वही है एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक, हिस्टामिल ग्राही, ठीक है, दवाइयाँ दिया जाता है, रेनिटाइडिन, ठीक है, सिमेटेडाइनिल, एंटासिड में पेंटेप्राजोल, ठीक है। अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है तो उससे जो है इन्फ्यूजन किया जाता है। उल्टी रखने हेतु एंटीमेटिक देते हैं। सर्जिकल में वैस्कोटोमी, पाइलोरोप्लास्टी और पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी किया जाता है। नर्सिंग प्रबंध आप लोग लिख लीजिएगा। पेप्टिक अल्सर आपके सामने में है। पेप्टिक अल्सर बहुत शानदार है। पेप्टिक अल्सर जो होता है यह आपके ग्रसनी, अमाशय और आंत के आगे वाला भाग, मतलब आंत के आगे वाला भाग का मतलब क्या होता है कि जो पेट है, जैसे अमाशय है, ठीक है, ये अमाशय है, ये अमाशय है, ठीक है, और इधर आंत है। तो आंत के पहला भाग कौन सा होता है, छोटी आंत का जो पहला भाग होता है वो ग्रसनी ड्यूडेनम ही तो होता है। तो ये ड्यूडेनम से लेकर अमाशय के जो है ऊपर तक जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो श्लेष्मा झिल्ली है, उसमें घाव होना, क्षतिग्रस्त होना पेप्टिक अल्सर कहलाता है, ठीक है। यह दो प्रकार का होता है, एक गैस्ट्रिक अल्सर और एक ड्यूडेनल अल्सर। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कारण में क्या होगा कि हेलिकोबैक्टरी पैलोरी बैक्टीरिया, उसके बाद है हाइपर सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जिसके कारण व्यक्ति के जो है प्रॉब्लम होगा। लंबा उपवास, धूम्रपान, एल्कोहल, तंबाकू चबाना, गैस्ट्राइटिस, एनसाइड का अधिक उपयोग, भावनात्मक तनाव जो है सबका कारण होता है, ठीक है। समझ गए। जैसे यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं, यही जो है आपका गैस्ट्रिक अल्सर है, ठीक है, समझ गए। चलिए यहाँ भी गैस्ट्रिक अल्सर है, देख सकते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है आपके कहीं भी जो है हो सकता है, ठीक है ना, कहीं भी जो है आपके गैस्ट्रिक अल्सर जो है देख लीजिए। एसोफेगस अल्सर जो कि ऊपर में है, आहार नाल का जो पेट से और आहार नाल से जुड़ा हुआ भाग है, वहाँ भी हो सकता है। निदान क्या है आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी यही सारी चीज़ें हैं। इसमें चिकित्सीय प्रबंध इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। चिकित्सीय प्रबंध में तो एंटीबायोटिक दिया ही जाएगा, एंटासिड गैस के लिए दिया ही जाएगा चूँकि पेट का प्रॉब्लम है। प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, म्यूकोसल प्रोटेक्टिव ड्रग देते हैं, ब्लीडिंग से बचाने के लिए ड्रग देते हैं, सोमेटिस्टाटिन और टर्नेक्सामिक एसिड, एंटीएमेटिक दवाइयाँ उल्टी को कम करने हेतु, ठीक है। सर्जिकल प्रबंध इंपॉर्टेंट है। वैस्कोटोमी, इस सर्जरी में भेगस तंत्रिका को काट दिया जाता है। ओके। पाइलोरोप्लास्टी, इस सर्जरी में पाइलोरिक स्फिंक्टर को हल्का सा शिथिल कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, गैस्ट्रिक रिसेक्शन, इसमें अमाशय के एंट्रम वाले भाग को हटा दिया जाता है तथा शेष भाग ड्यूडेनम से कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके। बिलरेथ 1 और बिलरेथ 2 है। इसमें गैस्ट्रेक्टोमी ही इसे कहा जाता है, गैस्ट्रोड्यूडेनोमेस्टमी कहा जाता है, क्योंकि अमाशय के एंट्रम से दूरस्थ भाग को हटा के साथ ड्यूडेनम से जोड़ते हैं, जबकि बिलरेथ 2 में ज्यूजेनम से जोड़ते हैं अमाशय के दूरस्थ भाग को हटाने के साथ, ठीक है। या टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में अमाशय को ही हटा दिया जाता है और शेष जो एसोफेगस होता है उसको डायरेक्ट जेजुनम से जोड़ देते हैं, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, आंतरीय अवरोध है। यह एक असमान स्थिति है, इसमें आंतरीय मार्ग मतलब आंत के मार्ग आंशिक या पूर्णतः बंद हो जाते हैं और पाचन पदार्थ जो है अवरुद्ध हो जाता है, आगे नहीं जा पाता है, यही आंतरीय अवरोध होता है। कारण बहुत सारा होता है, कोलाइटिस हो सकता है, बड़ी आंत में संक्रमण, हर्निया, मोटा पदार्थ निगल जाना, कैंसर, इंटेस्टाइनल स्टेनोसिस, पेरिटोनियम में पर्दा, आंत का भाग दूसरे भाग में प्रवेश कर जाना। अब जब इससे होगा तो बहुत सारे दिक्कत होगा जो कि आपके सामने में है। मेडिकल प्रबंध में देख लीजिए, ठीक है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में मेडिकल में जो है एंटीबायोटिक दिया जाएगा, पिपरासिलिन, एमिकासिन, एनाल्जेसिक दर्द के लिए बाउल डिकम्प्रेस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, वोमेटिक रोकने हेतु राइल्स ट्यूब की सहायता से गैस्ट्रिक कंटेंट ड्रेनेज किया जाता है। रोगी को एनपीओ नील पर ओरली रखा जाता है, यानी खाली पेट मुंह से कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है। सर्जरी द्वारा ऑब्स्ट्रक्ट पार्ट को हटाकर शेष भाग को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और एलियोस्टोमी एवं कोलोस्टोमी भी की जाती है। बाकी नर्सिंग प्रबंध आप लोग लिख लीजिएगा, ओके ना। चलिए, एपेंडिसाइटिस क्या होता है, बहुत शानदार प्रश्न है एपेंडिसाइटिस के बारे में, ये भी क्वेश्चन अच्छा है।
देखिए, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जो कनेक्ट होने वाला जो स्थल है, जो जगह है, उस स्थल पर जो पाया जाने वाला वर्मी फॉर्म जो अपेंडिक्स होता है, इसमें पर्दा होना अपेंडिसाइटिस कहलाता है और अपेंडिक्स के सर्जरी को अपेंडेक्टोमी कहते हैं। बाकी कारण क्या हो सकता है, तो आंतरीय मार्ग में अवरोध हो सकता है, पेट में चोट लगना हो सकता है, अपेंडिक्स का मुड़ जाना हो सकता है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, बेरियम का सेवन और ट्यूमर हो सकता है कारण। लक्षण क्या होगा, किसी को अगर अपेंडिक्स में प्रॉब्लम होगा तो जानते ही हैं। निदान क्या होगा, वही है। जटिलता होगा कि बड़ी आंत में पर्दा हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, संक्रमण फैल सकता है, अपेंडिक्स फट सकता है। मेडिकल उपचार में वही है कि सिफेटोजोमी, एमिकासिन, मेट्रिडाजोल, एनाल्जेसिक में ट्रामाडोल, डाइक्लोफेनिक सोडियम, एंटीपायरेटिक पैरासीटामोल, एंटासिड, पेंटाफोर्टी, एंटीमेनिक ड्रग दिया जाता है। सर्जिकल प्रबंध में क्या किया जाता है कि अपेंडिसाइटिस का प्रभावी एवं एकमात्र उपचार शल्यक्रिया द्वारा अपेंडिक्स को हटाना है, जिसे अपेंडेक्टोमी कहते हैं। वर्तमान में लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी की जाती है, जो कि निदान होने के 24 से 48 घंटे में की जाती है। समझ गए? चलिए, हो गया। अब हेपेटाइटिस क्वेश्चन पूछ लिया। हेपेटाइटिस बहुत शानदार है। लीवर का पर्दा हेपेटाइटिस कहलाता है। लीवर में इन्फ्लामेशन होना हेपेटाइटिस कहलाता है। यह तीव्र संक्रामक रोग है जो इंट्रोवायरस के कारण होता है। अब इसमें जो है यह ओरल फीकल दोनों माध्यम से फैलता है। ये 5 प्रकार के ABCDE होता है, ठीक है। और इसका कारण क्या होता है होने का, हेपेटाइटिस वायरस, हर्पीस वायरस, लेप्टोस्पाइरोसिस होता है, साइटोमेगला वायरस, शराब पीना, एनाल्जेसिक का अधिक उपयोग, ठीक है, साइटोटॉक्सिक दवाइयाँ, थायराइड रोग का दवाई, दूषित पानी, भोजन इत्यादि। ओके, बाकी लक्षण आप लोग लिख लीजिएगा हेपेटाइटिस में, चूंकि पेट में लीवर का प्रॉब्लम है तो क्या क्या होगा लिख लीजिएगा, ठीक है। एल्काइल फॉस्फेट, सीरम बिलिरुबिन, प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट, WBC, SGPT, SGOT लेवल, ये सब जो है टेस्ट किया जाता है। वायरल मार्कर का टेस्ट, लीवर बायोप्सी होता है, तो विभिन्न प्रकार के किया जाता है, ठीक है। चलिए, जटिलता वही है। और उपचार में देख लीजिए, उपचार में जो होता है वह मेन रूप से उपचार में देख लीजिए यहाँ पे कि 2 दवाइयाँ, एक होता है पेजिन टर्फेरॉन 2A 2B और हेपेटाइटिस C के लिए पेजी टर्फेरॉन, एडिफोविर डिपीवॉक्सिट, ठीक है, एडिफोविर डिपोवॉक्सिट हेपेटाइटिस B के लिए। ओके ना। चलिए, बवासीर क्या है आप लोग को मैं बता दिया हूँ। बाह्य बवासीर होता है, आंतरिक बवासीर, प्रोलैप्स बवासीर होता है। और बवासीर क्या होता है कि यह जो है ज़्यादातर गुद्दे वाले आसपास क्षेत्र में होता है, एनस के क्षेत्र में, जहाँ से मल त्यागते हैं। तो ये जो है होता यह है कि वहाँ जो है एक ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका फूल जाता है, सूजन हो जाता है और वह मालसा के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो जो निकल जाता है वो एक्सटर्नल हो जाता है, जो नहीं निकलता है इंटरनल हो जाता है। कुछ ऐसे प्रोलैप्स होते हैं जो डायरेक्टली मल के रास्ते बाहर निकल जाता है, और ये जो है आपके होते हैं विभिन्न कारणों से, जिसका कारण आपको यहाँ पे दिया गया है। ओके, चलिए, अब इसके लिए जो है क्रायो सर्जरी, स्क्लेरोथेरेपी, रबर बैंड लिगेशन, हिमरेक्टोमी किया जाता है। समझ गए? चलिए, ये हो गया आपका। कोलीलिथियासिस का मतलब होता है कि पित्ताशय में पथरी का निर्माण होना। कोलीलिथियासिस का मतलब क्या है कि गोल्ड ब्लैडर में स्टोन होना ही जो है फॉर्मेशन ऑफ कैलकुलस, या फिर स्टोन इन द गोल्ड ब्लैडर। कैलकुलस जो होता है ना, वह पथरी जो होता है वह पित्ताशय में होता है, उसी को हम लोग कोलीलिथियासिस बोलते हैं। कारण हाइपरकैल्सीमिया, क्रॉन्स रोग, लिवर सिरोसिस, मोटापा, मधुमेह, पित्त नलिका का अवरोध होना, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना। और जब आपके पित्ताशय में पथरी होता है गोल्ड ब्लैडर में, तो जानते ही हैं पेट में क्या क्या चीज़ें होगा। उपचार क्या है, तो कोलीलिथियासिस के लिए जो है सर्जरी भी किया जाता है, या फिर पथरी को घोलने वाली दवाइयाँ UDCA दिया जाता है, ठीक है, UDCA दिया जाता है। उसके बाद है दर्द को कम करने के लिए डाइक्लोफेनिक, ट्रामाडोल, खुजली, रक्तस्राव को कम करने हेतु विटामिन के एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोलिसाइसेक्टोमी होता है। अगर स्टोन की अधिक संख्या में हो या आकार में बड़े हो तो पित्ताशय को शल्यक्रिया से निकाल दिया जाता है, और पित्ताशय को शल्यक्रिया से निकालना कोलिसिस्टेक्टोमी कहलाता है। समझ गए? चलिए, हर्निया क्या होता है साथियों, हर्निया जो होता है वह शरीर के कोई भी गुहा का जो है अंग जो है किसी दूसरे गुहा में प्रवेश कर जाना और वह उभार के रूप में दिखना ही हर्निया कहलाता है, ठीक है। हर्निया का प्रकार देख लीजिए, हाइटस हर्निया जो कि डायफ्राम जो है अपने कैविटी से दूसरे में चला जाएगा, अम्बिलिकल हर्निया जो नाभि क्षेत्र का होता है, ठीक है, सर्जिकल हर्निया जो किसी सर्जरी वाली जगह पर उभार आ जाता है, इनग्यूनल हर्निया जो आपके वृषण कोष के आसपास में आ जाता है, नाभिकल क्षेत्र से, नाभिकीय क्षेत्र से, पेट के क्षेत्र से, तो इनगुनल होता है। ओके,
वही हाइटस हर्निया है। कारण बहुत सारा हो सकता है हर्निया का, मोटापा, वजन उठाना, लगातार खांसी, पेशीय रोग, पेट में चोट लगना, पूर्व में की गई सर्जरी, कुपोषण, बहुत सारे कारण हो सकता है। लक्षण वही है हर्निया वाले को, दर्द होना, अंगों का बाहर की तरफ आना, चलने फिरने में समस्या, सांस लेने में परेशानी, विभिन्न प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, चलिए बाकी इसका इलाज क्या है। सर्जिकल इलाज है, हर्नियोरेफी किया जाता है और एक मैनुअल रिडक्शन ऑफ हर्निया व्यक्ति को किया जाता है। ठीक है, चिकित्सीय में दर्द को कम करने के लिए दवाई, गंभीर दर्द हो उसके लिए भी दवाई, एपिगैस्ट्रिक को कम करने के लिए एंटासिड, पेंटेप्राजोल दिया जाता है, संक्रमण रोकने हेतु एंटीबायोटिक्स देते हैं। और बाकी आप लोग जानते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस आ चुका है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए कि जो इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है पेंक्रियाज से, उसमें जो है हाइपो सिक्रेशन यानी कम सिक्रेशन होने के कारण जो है इंसुलिन का मात्रा जो है ग्लूकोज बढ़ता है और इंसुलिन होता है। एक होता है आपका कि इंसुलिन तो निर्माण होता रहता है शरीर से, बट कोशिका उसका हमारा जो है यूटिलाइज नहीं करता है, जिसके कारण जो है इंसुलिन का लेवल बढ़ते जाता है। ठीक है, ग्लूकोज का लेवल, यह दो प्रकार का होता है, एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। ज़्यादातर लोगों में टाइप 2 होता है। यह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है। इसमें इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि इसमें इंसुलिन जो है स्रावित होता है लेकिन शरीर उपयोग नहीं कर पाता है। टाइप 1 जो होता है, जिसे हम लोग बाल मधुमेह भी कहते हैं, तो इसमें जो है क्या होता है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, और इसमें जो है इंसुलिन जो है पैंक्रियाज के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होता है, जिसके कारण टाइप 1 होता है। समझ गए। कारण क्या हो सकता है आप लोग को पता होना चाहिए कि बीटा सेल का नष्ट होना, मोटापा, अधिक मीठा खाना, टाइप 1, वंशागत, गर्भावस्था, लंबे समय तक, बहुत सारे चीज़ हो सकता है। लक्षण क्या होगा पता होना चाहिए आप लोग को। 3PS याद कीजिए, मतलब मूत्र का अधिक होना, प्यास बहुत लगना, भूख का बढ़ जाना, ये सब जो है 3PS याद रखिएगा तो हो जाएगा। अन्य जो है आपके लक्षण बहुत सारे हो सकते हैं टीबी में, ठीक है, सॉरी टीबी कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में। ओके, चलिए इतिवृत्ति लेना के मतलब क्या होता है कि हिस्ट्री लेना, शारीरिक परीक्षण। अगर फास्टिंग में करते हैं ब्लड जांच तो वह 120 या इससे नीचा होना चाहिए। वहीं पर बात करें खाने के बाद करते हैं तो 150 या 150 से नीचे है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है तो दिक्कत होगा। ठीक है, बाकी चिकित्सीय प्रबंध में क्या है, वही एंटीबायोटिक संक्रमण के लिए और एंटी डायबिटिक दवाइयाँ, मेटफॉर्मिन, पेनफॉर्मिन, ग्लिपिजाइड, संक्रमण है तो एंटीबायोटिक, फिर इंसुलिन थेरेपी है तो ह्यूमिलिन रेगुलर, ह्यूमिलिन लेंटी और ह्यूमिलिन लिस्प्रो आदि दिए जाते हैं। ठीक है, इंजेक्शन भी दिया जाता है। ओके, चलिए ये हो गया। कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, इस चीज़ को देख लीजिए। एड्रीनल ग्रंथि, देखिए कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है। कुशिंग सिंड्रोम जो है यह एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टिकल भाग में बनने वाला कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिसोल के अत्यधिक सेवन के कारण होने वाले सिंड्रोम को कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। मतलब जो दोनों किडनी के ऊपर में जो ग्रंथि है एड्रीनल ग्लैंड, इसके जो कॉर्टिकल भाग है उस भाग में जो कॉर्टिसोल बनता है, इसके अत्यधिक स्रावन होने के कारण जो विकार सिंड्रोम होता है उसे हम लोग क्रोनिक सिंड्रोम कहते हैं। कारण क्या होगा, एड्रीनल ग्रंथि में ट्यूमर हो सकता है, पिट्यूटरी ग्रंथि में ट्यूमर हो सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का अधिक सेवन, पीयूष ग्रंथि का असमान के कारण, पीयूष ग्रंथि का ACTH का अधिक स्रावन करना। ठीक है, लक्षण आपके सामने में है, देख लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग इसका सर्जिकल जो है यहाँ पे देख लीजिए, एड्रीनलेक्टोमी किया जाता है। इस सर्जरी में एक या दोनों एड्रीनल ग्लैंड को निकाल दिया जाता है। हाइपोफाइसेक्टोमी, ये यदि पिट्यूटरी ग्लैंड का ACTH हाइपर सिक्रेशन कारण हो तो ट्रांसफेनोडॉल हाइपोफाइसेक्टोमी की जाती है। यदि दोनों एड्रीनल ग्लैंड हटा दी जाता है तो कॉर्टिकॉइड्स थेरेपी जीवन भर चलती है। बाकी नर्सिंग प्रबंध आपको लिखना है कुशिंग सिंड्रोम में। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किडनी फेलुअर, चाहे फर्स्ट किडनी फेलुअर हो चाहे सेकेंड किडनी फेलुअर हो। ठीक है, यानी क्रॉनिक हो या एक्यूट हो। ठीक है, एक्यूट मतलब अचानक और शीघ्र होने वाला प्रॉब्लम होता है, तो किडनी फेलुअर मतलब गुर्दा आंशिक या पूर्णतः काम करना बंद कर देना, वही ना किडनी फेलुअर है। चलिए बाकी कारण क्या है आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लक्षण भी लिख लीजिएगा। किडनी फेल होगा तो क्या क्या हो सकता है, जांच में वही सब है। और जटिलता में जानते ही हैं कि जैसे ही आपका टीबी किसी में क्या है, किसी में आपका ये प्रॉब्लम होगा तो जो है उसका ये चीज़ें सब होगा। ठीक है, बाकी प्रबंध में देख लीजिए, किसी का अगर किडनी फेल होगा तो दीर्घकालीन किडनी में भी वही चीज़ें हैं, सब चीज़ वही चीज़ें लिखना है। सिर्फ अंतर यहाँ पे ये है
कि इसके जो प्रबंध होंगे दीर्घकालिक में वो थोड़ा अच्छा होगा। हेमोडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस या फिर गुर्दा लगाना, एंटीबायोटिक थेरेपी, डायबिटीज लोअर पैटर्न हाई, ठीक है। उसके बाद एजिथ्रोमाइसिन हाई, देखिए यहाँ पे एरिथ्रोप्रोटीन दवाइयाँ आदि जो है दिया जाता है। ओके, गुर्दा प्रत्यारोपण यानी किडनी किसी स्वस्थ व्यक्ति से लेकर किसी रोगियों में जो है किडनी प्रत्यारोपण करना जो है यही गुर्दा प्रत्यारोपित कहलाता है, ठीक है। अब किसी का किडनी खराब होगा किन किन कारणों से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये निर्देश है, निर्देश मतलब कहाँ कहाँ जो है किडनी लगाया जा सकता है, तो ऊपर में दिया गया है। बाकी अनिर्देश किसको किडनी नहीं लगा सकते हैं, कोई संक्रामक व्यक्ति है उसको से नहीं लेकर। उसके बाद एक्टिव मैलिग्नेंस, ठीक है, पल्मोनरी एफिशिएंसी, कार्डियक एफिशिएंसी, हेपेटिक रोग, बहुत सारे रोग जो है आपके होते हैं। ओके, चलिए ये हो गया आपके। डायलिसिस क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। डायलिसिस भी जो है आपके वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर ब्लड को शुद्ध कर निकालता है और यह विसरण व दाब के द्वारा जो है काम करता है। डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस और उसके बाद है आपका हीमोडायलिसिस, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होता है हीमोडायलिसिस, जिसमें ब्लड के शुद्धिकरण किया जाता है। उद्देश्य क्या होता है आप लोग को पता है, संकेत कहाँ पर डायलिसिस करना चाहिए वो भी पता है आपको, जैसे किडनी से संबंधित एक्यूट हो या क्रॉनिक समस्या हो, रक्त में यूरिया की अधिक मात्रा हो, ठीक है, गंभीर सूजन हो, उपापचय अम्लता जो है होने पर, ये सब जो है संकेत करता है व्यक्ति को डायलिसिस कराने का, ठीक है, समझ गए। चलिए डायलिसिस हो गया। बाकी डायलिसिस दे सकते हैं, एक मशीन होता है जिसमें एक से ब्लड आते जाता है दूसरे से ब्लड पहुंचते जाता है। प्रक्रिया वही है। हेमोडायलिसिस एक शुद्ध रक्तकरण होता है जिसमें आर्टियल ब्लड को इसमें भेजा जाता है और रक्तदाब एवं मिश्रण की प्रक्रिया के द्वारा हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ छन जाते हैं एवं रक्त को जो है शुद्ध हो जाता है और इस शुद्ध रोगी को सिरा में प्रवेश कराया जाता है। हीमोडायलिसिस के दौरान देखभाल आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, चलिए मेंजाइटिस क्या होता है पता होना चाहिए। मेंजाइटिस जो है मस्तिष्कों का एक, मस्तिष्क में जो कला है जो तनिका है उसमें जो है इन्फ्लामेशन होना, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया के कारण नाइसीरियाई मेंजाइटिस, ठीक है, ई कोली, ठीक है। उसके बाद है इंटेरियो वायरस, हर्पीज वायरस, वारिसोला जोस्टर, उसके बाद जो है आपका हिस्टोप्लाज्मा कैपुसुलेटम और कैंडिडा अम्लिकेंस, ये सब जो है आपके कारण होते हैं मेंजाइटिस का। और सारे कारण हो सकते हैं जिसमें संक्रमण से लेकर चोट वोट हो सकता है। लक्षण होता है ब्रुजगिंसी चिन्ह और कर्निंग्स चिन्ह, ठीक है। चलिए ये हो गया। अन्य लक्षण में किसी का अगर मेंजाइटिस होता है तो और बहुत सारे जो है चीज़ें उसके अंदर होने लगता है, ठीक है। चलिए ये सब आप लोग देख लीजिएगा। सीवीए क्या होता है, तो सीवीए एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें मस्तिष्क में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से, ब्लड नहीं पहुंचने से ऑक्सीजन का कमना ही जो है आपका सेरेब्रम स्ट्रोक या सेरेब्रो एक्सीडेंट कहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बहुत शानदार है। ये सारा चीज़ें आप लोग को पढ़ लेना है एक बार। मैं यहाँ पे ये सारा चीज़ें नहीं बताऊँगा, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा, ठीक है। एपिलेप्सी क्या होता है पता होना चाहिए। एपिलेप्सी का मतलब होता है कि मिर्गी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, न्यूरॉन का प्रॉब्लम है। इसमें मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स होता है इसमें असमान इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के कारण बार बार दौरे आते हैं और व्यक्ति बेहोश हो जाता है, मूर्छा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण हो सकता है जन्म के समय चोट लगना, जन्म के दौरान संक्रमण, मेनिंजाइटिस, एन्सेफेलाइटिस, सिर में चोट लगना, एल्जाइमर रोग, शराब का अधिक सेवन, ये सब कारण बनता है, ठीक है। लक्षण जानते हैं कि कोई व्यक्ति को दौरा पड़ेगा तो क्या क्या होगा। चिकित्सीय प्रबंध में एंटी कन्वल्सेंट दवाइयाँ, फेंटिन, ठीक है ना, फेनोबार्बिटॉल, डाइजेपाम और क्लोनाजेपाम, ठीक है, दिया जाता है। और सीडेटिव दवाएं भी दिए जाते हैं। ओके, चलिए पार्किंस रोग क्या होता है, हटाइए ये सब, पार्किंस रोग की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। एल्जाइमर्स रोग, एल्जाइमर का भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ब्रेन ट्यूमर हो गया आपका। चलिए ये सारे चीज़ें हैं। लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर मैं आपको कुछ दिन पहले ही बताया हूँ कि लंबर पंक्चर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्पाइनल के लंबर सब आर्केनोइड स्पेस से एक सुई प्रविष्ट करा के CSF निकाला जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग निदान हेतु या उपचार के उद्देश्य से किया जाता है। निर्देश कब देता है ये, इंट्राक्रैनियल ICP को कम करने हेतु, रोग निदान हेतु इसका निर्देश दिया जाता है, CSF जांच हेतु, स्पाइनल एनेस्थेसिया देने हेतु, मेनिंजाइटिस की जांच हेतु और औषधियों को प्रवेश कराना हेतु। जटिलता बहुत सारे हो सकता है, पीर दर्द, सिर दर्द, घटा हुआ ICP, स्पाइनल तंत्रिका चोट, इंट्राक्रैनियल संक्रमण, बढ़ा हुआ शारीरिक तापमान, ठीक है। चलिए बाकी सब चीज़ जानते हैं कैसे कैसे जो है लगाएंगे, कैसे साफ़ सुथरा देखभाल करके लगाएंगे, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। वृद्धावस्था का स्वास्थ्य समस्या क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, अब मैं नहीं बताऊँगा फिर से, ठीक है। चलिए वृद्धा व्यक्ति का भी हो चुका है, मैं ये सब बता चुका हूँ आप लोग को, ये सब हो चुका है।
मैं ये सारा चीज़ें जो है आप लोग को बता चुका हूँ। दवाई देने का 5 नियम ये मैं करा दूंगा, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों में है, ये भी करा दूंगा आगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एमिनोफाइलिन या ब्रोंकोडाइलेटर और फेफड़ों में वायुमार्ग को फैलाती है। ये अस्थमा, एम्फाइसमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में काम आता है, ठीक है। खुराक 250 से 450 दिन में 2 बार। एलर्जी, त्वचा से दाने। नर्सिंग प्रबंध इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, मेनिटोल इसका उपयोग ऑस्मोटिक डायरेटिक एजेंट के रूप में किया जाता है, जिससे शरीर से जो है तरल के पदार्थों की मात्रा कम है और शरीर में जो दबाव है इंट्राक्रेनियल वो कम है, CSF दबाव कम है और एक्यूट रीनल फेलुअर के रोकथाम हेतु मेनिटोल का दवा उपयोग किया जाता है। डोपामाइन का क्या उपयोग होता है? तो डोपामाइन एक अल्फा एवं बीटा रिसेप्टर्स की कार्य करती है, जैसे आघात में, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलुअर, CHF और क्रॉनिक रीनल फेलुअर में। ओके, चलिए ये सब देखिए। एट्रोपिन क्या होता है? तो एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक अथवा एंटी पैरासिम्पेटिक औषधिया है तथा इस्तेमाल नर्व एजेंट, पेस्टिसाइड, विषाक्त धीमी हृदय दर के उपचार के लिए होता है एट्रोपिन का। ओके, लैसिक्स क्या होता है? तो यह जो है क्या करता है? लैसिक्स जो है एडिमा को घटाता है, यह जो है मूत्र के मात्रा को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। प्रोप्रानोलॉल क्या होता है? यह एक प्रकार की बीटा ब्लॉकर औषधि है। यह एप्रिनाफ्राइन जैसे यौगिक की क्रिया को रोकती है जो रक्त या रक्त धमनियों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। चलिए, डायजापाम क्या होता है? यह बेंजोडायजापाम वर्ग की एक प्रशासनिक सिडेटिव औषधि है। यह मस्तिष्क एवं तंत्रिकाओं को शांत करती है, समझ गए। चलिए, डिजॉक्सिन क्या होता है? तो डिजॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स वर्ग की औषधि है जो हार्ट फेलुअर या आर्टियर फाइब्रिलेशन में दिया जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे एक और चीज़ें आप लोग देख लीजिए, विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ हैं और ये कहाँ कहाँ दिया जाता है, आप लोग जो है इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। डेप्सोन त्वचा जैसे जर्मेटाइड, डेप्सोन जो है आपके लेप्रोसी में भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्लोरामफेनिकल कंजक्टिवाइटिस में, क्लोरोक्यून मलेरिया में, ठीक है। एमेटिन उल्टी को प्रेरित करना, डिजॉक्सिन हार्ट फेलुअर, हेपरिन रक्त के थका, ठीक है। बेंजाइल बेंजोट स्केबिज में, मेफेंटिम निम्न रक्तचाप, लैसिक सोप, इंसुलिन मधुमेह, पेरोयोमा मितली व उल्टी, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्षय रोग, ठीक है। मेबेंडाजोल क्रीमी रोग, रेनेटाइडिन स्टोमिक अल्सर, पैरासीटामोल बुखार और आइसोनेक्स क्षय रोग। ओके, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, आप लोग के पास में ये सारा के सारा डिफिनीसन है। आपका जो है MSN यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, इसके लिए सॉरी। आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत लगा होगा तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि यह वीडियो बहुत रात में आप सभी के लिए मेहनत करके बना रहे हैं, तो आप लोग को कर्तव्य बनता है कि मदद जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और आपका MSN 1 जो है आपका यहाँ पे समाप्त हो गया। आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम दे देंगे नीचे में PDF, पढ़ लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।